नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मामले की गहराइयों में जा रहे हैं जो भारत में अक्सर बहस का मुद्दा बनता है। धार्मिक परंपराएं और पर्यावरण की चिंताएं। जी। मामला जुड़ा है प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब पीओपी से बनी मूर्तियों और उनके विसर्जन से। हाँ, ये पीओपी मूर्तियों वाला मुद्दा काफी सालों से चल रहा है। बिल्कुल। और हाल में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। इन आदेशों में पीओपी मूर्तियों के इस्तेमाल और विसर्जन की इजाजत दी गई थी, कुछ शर्तों के साथ। हाँ, और ये केस खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कई कानूनी परतें हैं, जैसे जल प्रदूषण नियंत्रण कानून मतलब वाटर एक्ट 1974 की व्याख्या और फिर संविधान का अनुच्छेद 21 जिसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। और हाँ, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीसीपीबी के दिशा निर्देशों की कानूनी अहमियत क्या है, ये सवाल भी उठता है। हाँ, मतलब कानून की दुनिया से जुड़े लोगों के लिए, खासकर युवा वकीलों के लिए, इसमें बहुत कुछ समझने लायक है। बिल्कुल। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एनवायरमेंटल लॉ, सब कुछ है इसमें। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका और उस पर हुई शुरुआती सुनवाई की जो जानकारी पब्लिक डोमेन में है, उस पर आधारित है। जी। हमारा मकसद मामले के जो मुख्य कानूनी तर्क हैं, उन्हें समझना है। याचिकाकर्ता क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेश क्या थे, सीसीपीबी की भूमिका क्या है। और हम ये भी देखेंगे कि ये पूरा मामला पर्यावरण कानून के बड़े सिद्धांतों, जैसे आपने कहा प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में क्यों मायने रखता है। सही। तो सोचिए, एक तरफ लोगों की आस्था है, सालों पुरानी परंपराएं हैं त्योहारों से जुड़ी हुई, और दूसरी तरफ हमारे नदियां, तालाब, समुद्र, उनको बचाने की जरूरत। तो अदालतें इस मुश्किल संतुलन को कैसे साधती हैं, खासकर तब जब सीसीपीबी जैसे केंद्रीय निकाय के दिशा निर्देश कुछ और कहते हों और राज्य सरकार या हाई कोर्ट का रुख कुछ और हो। यही यही सबसे बड़ा सवाल है यहाँ। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई, हाई कोर्ट के आदेशों से? हाँ, देखिए, कहानी शुरू होती है बॉम्बे हाई कोर्ट के कुछ आदेशों से। पहले एक आदेश आया था 30 जनवरी 2025 को। उसमें पीओपी मूर्तियों पर एक तरह से रोक सी लगाई गई थी। ओके, पहले रोक थी। हाँ, लेकिन फिर 9 जून 2025 और 24 जुलाई 2025 को दो अंतरिम आदेश आए और इन्होंने स्थिति बदल दी। अच्छा, मतलब हाई कोर्ट ने अपना ही स्टैंड बदला। ये तो दिलचस्प है। 9 जून वाले आदेश में क्या था? 9 जून के आदेश ने कहा कि ठीक है, पीओपी का इस्तेमाल कर सकते हैं मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन एक बड़ी शर्त लगा दी। क्या शर्त? शर्त ये कि ऐसी मूर्तियों को प्राकृतिक जल स्रोतों में, मतलब नदी, तालाब, समुद्र में अदालत की परमिशन के बिना विसर्जित नहीं किया जा सकता। तो ये एक तरह का बीच का रास्ता निकालने की कोशिश थी शायद, परंपरा भी रहे पर सीधा विसर्जन ना हो। हाँ, ऐसा लगता तो है। पर फिर आया 24 जुलाई का आदेश। और उसने क्या बदला? उसने मामले को और उलझा दिया, या कहिए कि राज्य सरकार के पक्ष में झुका दिया। इस आदेश ने महाराष्ट्र सरकार की एक मूर्ति विसर्जन नीति थी, उसे मार्च 2026 तक लागू रहने दिया। अच्छा। और इस नीति में क्या था? इस नीति में और 24 जुलाई के आदेश में पीओपी मूर्तियों की ऊंचाई की सीमा भी 5 फीट से बढ़ाकर 6 फीट कर दी गई। ओह! और सबसे अहम बात, इसी नीति के तहत 5 फीट से ऊंची पीओपी मूर्तियों को भी प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जित करने की अनुमति मिल गई। लेकिन ये तो 9 जून के आदेश के उलट हो गया ना। उसमें तो बिना अनुमति विसर्जन पर रोक थी। हाँ, पर इसमें एक पेंच डाला गया। शर्त ये रखी कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो इन मूर्तियों को विसर्जन के बाद पानी से निकालेंगे। निकाल लेंगे मतलब क्या ये प्रैक्टिकल है? हजारों मूर्तियां होती हैं, बड़े बड़े तालाब, नदियां, उन्हें पूरी तरह से निकाल पाना कितना संभव है? यही तो बड़ा सवाल है। और शायद इसी वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाँ, तो याचिकाकर्ता कौन है और उनकी मुख्य दलीलें क्या हैं सुप्रीम कोर्ट में? याचिकाकर्ता हैं रोहित मनोहर जोशी और उनकी तरफ से वकील हैं सृष्टि अग्निहोत्री। उनकी सबसे बड़ी और सीधी दलील ये है कि बॉम्बे हाई कोर्ट के ये जो जून और जुलाई के आदेश हैं, ये सीपीसीबी के 12 मई 2020 वाले दिशा निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन है। अच्छा, ये सीपीसीबी के 2020 वाले दिशा निर्देश, इनमें पीओपी को लेकर क्या कहा गया है एकदम साफ तौर पर? बहुत साफ। उनमें लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाने पर और उन्हें किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत में विसर्जित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, बैन है। पूरी तरह से बैन? जी हाँ। तो याचिकाकर्ता का कहना है कि जब केंद्र की एक्सपर्ट एजेंसी ने इतनी स्पष्ट गाइडलाइंस दी हैं,
तो हाईकोर्ट उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? यहीं पर वो कानूनी सवाल आता है जो हम जैसे युवा वकीलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो सीपीसीबी जैसे स्टैट्यूटरी बॉडीज के दिशा निर्देश होते हैं, इनकी लीगल वैल्यू क्या है? क्या ये सिर्फ सलाह है या ये मानना जरूरी है, मतलब बाध्यकारी है? बिल्कुल सही सवाल, और यही इस केस की जड़ है। याचिकाकर्ता का बहुत मजबूती से ये तर्क है कि ये दिशा निर्देश सिर्फ एडवाइजरी नहीं है, ये बाइंडिंग है, बाध्यकारी हैं। और इसका आधार? वो आधार बताते हैं जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 16 को। उनका कहना है कि सीपीसीबी ने इसी धारा के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके ये गाइडलाइंस जारी की है। धारा 16 वो सीपीसीबी को प्रदूषण रोकने के लिए योजना बनाने और लागू करने का अधिकार देती है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तो तर्क ये है कि ये दिशा निर्देश कानून का हिस्सा है या कम से कम कानूनी बल रखते हैं। और क्या उन्होंने कोई पुराने केस का हवाला दिया है अपनी बात को साबित करने के लिए? हाँ, बिल्कुल। याचिका में कहा गया है कि एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कई हाई कोर्ट्स और यहां तक कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले सीपीसीबी की गाइडलाइंस को अनिवार्य माना है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट का इन्हें नजरअंदाज करना एक तरह से स्थापित कानूनी स्थिति के खिलाफ जाता है। लेकिन फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें बाध्यकारी क्यों नहीं माना होगा? कुछ तो वजह दी होगी। याचिका में इसके बारे में कुछ कहा गया है? हाँ, याचिका में एक बहुत गंभीर बात कही गई है। उनका आरोप है कि हाईकोर्ट ने सीपीसीबी के किसी प्रतिनिधि के कोर्ट में दिए गए एक मौखिक बयान पर भरोसा कर लिया। मौखिक बयान मतलब ओरल स्टेटमेंट? जी, कि ये गाइडलाइंस बाध्यकारी नहीं है। याचिकाकर्ता कहते हैं कि ये सही प्रक्रिया नहीं है। इतने अहम मुद्दे पर सिर्फ एक मौखिक बयान काफी नहीं होता। सही बात है। न तो सीपीसीबी ने कोई लिखित हलफनामा मतलब एफिडेविट दिया और न ही गाइडलाइंस में कोई बदलाव किया गया आधिकारिक तौर पर। और ये प्रोसीजरल पहलू, जैसा आप जानती हैं, कानून की प्रैक्टिस में बहुत मायने रखता है। फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। बिल्कुल, कोर्ट की कार्यवाही में लिखित दस्तावेजों का वजन ज्यादा होता है। अच्छा, और क्या तर्क दिए गए हैं याचिका में? याचिका में राज्य सरकार की जो विसर्जन नीति है जिसे हाई कोर्ट ने जारी रखा, उसे भी चुनौती दी गई है। उसे अव्यवहारिक बताया गया है। हाँ, वो निकालने वाली बात। हाँ, कि विसर्जन के बाद निकालना कितना मुश्किल है और पर्यावरण के लिए हानिकारक तो है ही। और यहाँ एक और अहम कानूनी सिद्धांत का जिक्र है, एहतियाती सिद्धांत, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। एहतियाती सिद्धांत, ये पर्यावरण कानून में बहुत सुना है। क्या आप इसे आसान शब्दों में समझा सकते हैं और ये यहाँ कैसे लागू होता है? जरूर। देखिए, एहतियाती सिद्धांत कहता है कि अगर किसी काम से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होने का खतरा है, ऐसा नुकसान जो ठीक न हो सके, तो हमें वैज्ञानिक सबूत का 100% इंतजार नहीं करना चाहिए। मतलब अगर खतरा दिख रहा है, भले ही पूरी तरह साबित ना हुआ हो, तो भी उस काम को रोकने या कंट्रोल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। शक का फायदा पर्यावरण को मिलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पॉप के मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि पीओपी से पानी प्रदूषित होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है, ये सब पता है, खतरा मालूम है। तो एहतियाती सिद्धांत के हिसाब से इसकी इजाजत देना, भले ही बाद में निकालने की शर्त हो, ये सही नहीं है, खासकर जब मिट्टी जैसी इको फ्रेंडली चीजें मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर याचिका कह रही है कि हाईकोर्ट के आदेश सीपीसीबी की बाध्यकारी गाइडलाइंस के खिलाफ हैं, जल अधिनियम के मकसद के खिलाफ है और अनुच्छेद 21 के तहत जो स्वच्छ पर्यावरण का मौलिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन करते हैं। बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। याचिका में यही चिंता है कि अगर ये आदेश लागू रहे तो न सिर्फ महाराष्ट्र के पानी को नुकसान होगा, बल्कि ये एक तरह की गलत मिसाल बन जाएगी। बाकी जगहों पर भी फिर स्टैट्यूटरी बॉडीज की गाइडलाइंस को हल्के में लिया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इन आदेशों पर रोक लगाने की मांग की है जब तक केस चल रहा है। जीवा, अंतरिम रोक की मांग की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया? कोई सुनवाई हुई? जी, सुनवाई हुई। मामला चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के सामने आया। अच्छा, और कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी किया है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मामला सुनने लायक है, इसमें कानूनी मुद्दे हैं जिन पर विचार होना चाहिए। अब उन्होंने प्रतिवादियों को, यानी महाराष्ट्र सरकार और जो भी दूसरे पक्ष हैं, उनको अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। कितना समय दिया है जवाब के लिए? 4 हफ्तों का समय दिया है। केस का नंबर भी नोट कर सकते हैं अगर कोई फॉलो करना चाहे। SLPC नंबर 2361 2362 2025। रोहित मनोहर जोशी बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य। ठीक है, तो अब इंतजार रहेगा कि महाराष्ट्र सरकार और दूसरे पक्ष क्या जवाब देते हैं। उसके बाद ही शायद मामले पर विस्तार से सुनवाई होगी। जी।
चलिए, अब तक जो हमने बात की उसे थोड़ा समेट लेते हैं। ये मामला साफ तौर पर कई महत्वपूर्ण चीजों को एक साथ लाता है। हाँ, संक्षेप में यही है कि एक तरफ धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं हैं, दूसरी तरफ पर्यावरण बचाने की जरूरत है, खासकर पानी को बचाने की। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में कानून की भूमिका है, जैसे वाटर एक्ट, सीपीसीबी की गाइडलाइंस और संविधान। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक रास्ता निकाला, शर्तों के साथ इजाजत दी, लेकिन याचिकाकर्ता उसे सही नहीं मान रहे। कह रहे हैं कि ये सीपीसीबी गाइडलाइंस अनुच्छेद 21 और प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल के खिलाफ है। बिल्कुल, और मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। और अभी की स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आगे क्या होगा, ये प्रतिवादियों के जवाब और फिर कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। हाँ, ये देखना बहुत अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट सीपीसीबी गाइडलाइंस को बाध्यकारी मानता है या नहीं, और राज्य की नीति को कितना सही ठहराता है। इसका असर, जैसा मैंने कहा, सिर्फ महाराष्ट्र पर नहीं बल्कि पूरे देश में ऐसे मामलों पर पड़ सकता है। बिल्कुल, और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये केस वाकई कानून के छात्रों और युवा वकीलों के लिए कई सवाल खड़े करता है। जी। जाते जाते हम कुछ सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हम एक समाज के तौर पर, और आप जैसे भविष्य के वकील और जज, पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं और नए पर्यावरण कानूनों के बीच ये टकराव कैसे हल करेंगे? क्या हमेशा टकराव ही होगा या कोई बीच का रास्ता, कोई नया समाधान भी निकल सकता है? और इसी से जुड़ा सवाल है कि सीसीपीबी जैसी एक्सपर्ट बॉडीज की जो तकनीकी गाइडलाइंस होती हैं, अदालतें उनकी समीक्षा कितनी और कैसे करें? कहाँ तक कोर्ट को एक्सपर्ट्स के निर्णय में दखल देना चाहिए? और क्या सिर्फ अदालती लड़ाई ही काफी है, या फिर इको फ्रेंडली विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए नीति के स्तर पर समाज में जागरूकता फैलाकर और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए ज्यादा काम करने की जरूरत है? ये सब पेचीदा सवाल हैं जिन पर लगातार सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये मामला याद दिलाता है कि कानून कोई स्थिर चीज नहीं है। ये समाज की बदलती जरूरतों और मूल्यों के साथ लगातार विकसित होता रहता है। हम इस केस पर नजर रखेंगे। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।